ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राइसिंग। प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग बेसिकली क्या होती है? प्राइस किसी भी चीज की वैल्यू है जो कि एक कंपनी डिमांड करती है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट। या ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो कोई भी कंपनी रिक्वायर करती है या डिमांड करती है अपने टारगेटेड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइस एक वो अमाउंट है जिस पर कंपनी अपना टारगेटेड मार्केट शेयर या अपना रिक्वायर्ड मार्केट शेयर एक अचीव कर सकती है। या इसको आप कह सकते हैं कि प्राइस एक वो अमाउंट है जो कि कस्टमर विलिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करने के लिए, अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है। मीन्स ये कि वो प्राइस जस्टिफाई करती है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस उस क्वालिटी की है जितनी प्राइस चार्ज की जा रही है, या उससे ज़्यादा क्वालिटी की है जितनी प्राइस चार्ज की जा रही है। तो इसे कहते हैं जी प्राइसिंग डिसीजन या प्राइस। प्राइस या प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि हमने एक ऐसी अमाउंट ड्राइव करनी है, हमने एक ऐसी वैल्यू ड्राइव करनी है जो कि कंपनी को भी फायदा देगी और अल्टीमेटली कंपनी के टारगेटेड प्रॉफिट को अचीव करने में हेल्प करेगी, और एज वेल एज ये हमारे कस्टमर्स को भी फायदा देगी और उनको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करते होते हैं? सबसे पहले डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी प्रोडक्ट स्पेशली जो कि हाइपर कंपेटिटिव या परफेक्ट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बेसिकली प्राइस वॉर की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और प्राइस वॉर ना होने की वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। सपोज करें कि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट में हैं, किसी ऐसी मार्केट में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जैसे ही कपड़े सेल करते हैं, या एक जैसे ही शूज सेल करते हैं, या एक जैसे ही प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से कोई एक या दो सेलर अपनी प्राइसेस को कम कर देंगे तो उससे एकदम मार्केट में जो डिमांड है उन सेलर्स की बढ़ जाएगी और बाकी सेलर्स की मार्केट डिमांड कम हो जाएगी। जबकि बाकी सेलर्स ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें डिक्रीज इन डिमांड फेस करना पड़ेगा। तो प्राइस का जो बड़ा एलिमेंट या जो पहला एलिमेंट होता है वो डिमांड होता है कि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, कंपटीशन में प्राइस की वजह से एकदम हमारी डिमांड बढ़ सकती है और प्राइस की वजह से एकदम हमारी डिमांड कम हो सकती है। इसलिए किसी भी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कभी भी कंपनी ये डिसीजन नहीं करती कि हमें अपनी प्राइस बढ़ा देनी चाहिए अनटिल और अनलेस कि उसके बाकी सारे कंपेटिटर भी प्राइसेस को बढ़ा रहे हों, और या फिर कंपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी या अपनी प्रोडक्ट में फीचर्स ऐसे ऐड कर रही है जिसकी वजह से कस्टमर को ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलेगी, तो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेगी। दूसरा फैक्टर होता है क्वालिटी। अगर तो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि यूनिक हैं या डिफरेंशिएटेड हैं, या हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्रांडेड हैं, तो अगर वो डिफरेंशिएटेड है, अगर वो यूनिक है, अगर वो ब्रांडेड है, तो उसके बारे में यही अज्यूम किया जाता है कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस होगी। तो जब भी कोई चीज़ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस होगी तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। आप जब हाई प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन उस हाई प्राइस के बदले में, प्रीमियम प्राइस के बदले में, अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आप क्वालिटी कस्टमर मार्केट से अट्रैक्ट कर लें जो कि एक बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना चाहता है, लेकिन या तो मार्केट में पहले से कोई बायर नहीं है, और या फिर जो बायर्स हैं भी वो उस वर्थ की या उस क्वालिटी की प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर नहीं कर रहे जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है।
तो अगर आप ये चीज़ ऑफर कर देते हैं और एक प्रीमियम प्राइस पे ऑफर करते हैं, लेकिन वो जस्टिफाइएबल प्राइस है, तो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। बाज मरतबा जब हम प्राइसेस को कम करते हैं, तो हमारा कस्टमर अज्यूम करता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी फॉल कर गई है, और प्रोडक्ट जो है वो चीप प्रोडक्ट के तौर पे कंसिडर की जाती है। तो इसलिए क्वालिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है डिसाइड करने में कि हमें क्या प्राइस जो है वो चार्ज करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि हमारे कस्टमर की प्राइस पे करने की क्या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है। क्या हमारा कस्टमर जो है वो हाई प्राइस पे करने के लिए कैपेबल है, उसकी इतनी बाइंग पावर या परचेजिंग पावर है। अगर तो कस्टमर की इतनी बाइंग पावर या परचेजिंग पावर है, फिर तो हम उससे ये प्राइस डिमांड करें और हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएं और हाई प्राइस पे सेल करें। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारी मार्केट में कस्टमर को समझ तो है क्वालिटी प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी इतनी बाइंग पावर नहीं है, तो उस सिचुएशन में अक्सर कंपनीज जो हैं वो एक लेवल से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर स्पेंड नहीं करते, क्योंकि फिर उनके लिए उस कॉस्ट को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है या नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरा एलिमेंट आता है जी, कंपेटिटर्स। जहां पर भी आपका कंपटीशन जो है हाई होगा, जो मैंने अभी यहाँ पे बात की डिमांड में भी, कि डिमांड और कंपटीशन दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगर तो आप हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, तो वहां तो प्राइस वॉर आपको फेस करनी पड़ेगी। और जरा सी आपके कंपेटिटर का प्राइस डिक्रीज इमिडिएटली आपकी डिमांड को कम कर देगा, और जरा सा आपके कंपेटिटर का प्राइस इंक्रीज आपकी डिमांड को बढ़ा देगा। जबकि दोनों सिचुएशन में आपने अपनी प्राइस को चेंज नहीं किया, ना तो उस सिचुएशन में बढ़ाया था जब डिमांड कम हुई थी, और ना ही कम किया था जब डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट में, बहरहाल हमारे कंपेटिटर के एक्शन की वजह से हमारी डिमांड में इमीडिएटली इफेक्ट होना होता है। नंबर फोर है जी, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है? सब्सटीट्यूट का मतलब ये है कि आप ऑल्टरनेटिव आ गए हैं मार्केट में। अब वो ऑल्टरनेटिव क्या करते हैं? वो ऑल्टरनेटिव करते ये हैं कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं समहाउ एक सिमिलर प्रोडक्ट। आइडेंटिकल नहीं होती, आइडेंटिकल हो तो वो तो कंपेटिटर होता है, लेकिन समहाउ वो भी एक सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर देते हैं जो कि हमारी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेगी। तो वो हमारी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करवा रहे होते हैं लो प्राइस के साथ। क्योंकि वो कंपेटिटर नहीं है, तो वो हाई प्राइस तो चार्ज नहीं कर सकता। वो सब्स्टिट्यूट है, तो वो लो प्राइस ही चार्ज करेगा। लेकिन वो कस्टमर को ये मैसेज देता है, मार्केट को ये मैसेज देता है कि मैं कम प्राइस पर आपको वही क्वालिटी दे रहा हूँ प्रोडक्ट की या सर्विस की, जो कि कोई दूसरा आपको हाई प्राइस पे दे रहा है। ऑल दो कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई है, बट मेरी प्रोडक्ट और सर्विस भी आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो नीड है, उसे फुलफिल कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कीमतें बढ़ने का या प्राइसेस बढ़ने का रीज़न इन्फ्लेशन होता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट में की प्राइस इंक्रीज होगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे लेबर की वेजेस बढ़ेंगी, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन जो कि इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से जब भी कभी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट पे ट्रांसफर होगा। फिर आता है जी, एज ऑफ प्रोडक्ट। एज ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कितनी पुरानी है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अब ग्रेजुअली एक पुरानी प्रोडक्ट कंसिडर की जा रही है, ग्रेजुअली वो एक ऑब्सोलीट ऑब्सोलेसेंस की तरफ जा रही है, या वो आउटडेटेड हो गई है, या अब उसका फैशन नहीं रहा, तो उस सूरत में उस प्रोडक्ट में की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में फॉल करेंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई एक पुराना नॉन करंट एसेट है, जो कि अपनी डेप्रिशिएबल लाइफ पूरी कर चुका है, या कोई मटेरियल रखा हुआ था जिसका आप कोई रेगुलर यूज नहीं है, तो उसकी प्राइस अब स्क्रैप की ट्रीट होगी।
अब वो मार्केट वैल्यू पे चीज नहीं हो सकती ट्रेड। लेकिन अगर कोई लेटेस्ट फैशन की प्रोडक्ट है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रीसेंट प्राइस पर वैल्यू की जाएगी। इसके बाद आता है जी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है, इसके बेसिकली दो मीनिंग्स हैं। आमतौर पे इसका जो मतलब है वो ये लिया जाता है कि एक आदमी की जो टोटल आमदनी है उसमें से जो उसने अपनी जिंदगी के जरूरी और नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो जब माइनस कर दिए तो उसके बाद तो उसके पास कितने पैसे बच गए। उसके बाद जो उसके पास पैसे बच गए हैं वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो सभी डिस्पोजेबल इनकम है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास इस चीज के लिए कितने पैसे हैं। तो पहले तो हर बंदा जो है वो अपनी इनकम में से जितनी भी उसके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी उसमें से अपनी लाइफ के जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो पूरी करेगा। और उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट ऐसी खरीदने के लिए जाएगा जो प्रोडक्ट एक फैशन प्रोडक्ट होगी, या एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होगी, या कोई एक कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली प्रोडक्ट होगी। मींस कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि उसकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट लेकर आ रही है, या उसकी लाइफ को और ज्यादा एलिविएट कर रही है, वो उस वक्त खरीदने जाता है जब वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको इजीली अफोर्ड कर लेता है। The price to be charged to customers for a business product or services is an important business decision. Historically, the cost of a product would have had a large influence on the selling price set for the product. Today, there are many different factors that will influence that price. तो ये factors थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए कि ये सब factors हमारी प्राइस को इफेक्ट करेंगे। अब आता है जी डिमांड, पहला फैक्टर। डिमांड क्या करता है? प्राइस और डिमांड डिमांड में या वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। प्राइस इम्पैक्ट क्या करती है? हमारे डिमांड को इम्पैक्ट करती है। अगर तो हम एक अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं हाई क्वालिटी की कह रहा, एक अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम उसकी प्राइस को कम कर देते हैं, तो इमिडिएटली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ये जो नॉर्मल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जब ये अपनी सेल लगाते हैं, अपने रिड्यूस प्राइसेस पे चीज़ों को ऑफर करते हैं, तो आप देखेंगे इनकी डिमांड एकदम इंक्रीज होती है। Price impact volume sold, since a higher price will normally lower the volume sold. अब जैसे जैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो एक तो वो बहुत सारी पब्लिक जो है किसी भी मुल्क की या पूरी दुनिया की, उसकी अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर चली जाएंगी। जैसे मर्सिडीज है, जैसे BMW है, जैसे रोल्स रॉयस है, तो ये क्या होंगे, बहुत सारे लोगों की तो बाइंग पावर से ही ये बाहर निकल जाएगी चीज। जब ये बहुत सारे लोगों की बाइंग पावर से ये चीज बाहर निकल गई है, तो अब खरीदने वाले लोग ही लिमिटेड से रह जाएंगे। Despite this, organizations may consider increasing revenue if the fall in volume sold is lower than the increase in price. Increasing revenue if the fall in volume sold is lower than the increase in the price. बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड में कमी उस प्रोपोर्शन से नहीं आती जिस प्रोपोर्शन से उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। ये हैं जी हमारी कंज्यूमर गुड्स। ये हैं वो चीज़ें जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। हम फूड यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम फ्यूल यूज़ करते हैं, हम गैस यूज़ करते हैं, हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हमने अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए डेली बेसिस पर इस्तेमाल करनी है। तो जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हम इनके यूज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली इनका यूज छोड़ नहीं सकते या इसको अबंडन नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। ऑन द अदर हैंड बात चीज़ें होंगी, जैसे मैंने कहा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो महंगे कपड़े हैं, तो महंगे जूते हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो बहुत सारे लोग वो खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनकी बाइंग पावर या उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहेगी। Where this is the case, demand is said to be unresponsive to price changes
और इज प्राइस इन इलास्टिक। इसको बेसिक कहते होते हैं इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि ये अनरिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज है, या इसको आप कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव ना भी कहें तो आप इसे कहेंगे कि ये लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज है, कि जिस प्रोपोर्शन से प्राइस बढ़ी, अगर फर्ज कर लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुई है 15% से, तो शायद डिमांड फॉल कर गई हो 3% से। जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऐसा नहीं होता कि लोग अगले दिन पेट्रोल पंप्स नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग जो कि कार पूलिंग या किसी भी तरीके से अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। या सपोज हम कहते हैं 15% से प्राइस बढ़ गई तो डिमांड मैक्सिमम 5% से कम हो जाएगी। ये कंज्यूमर गुड्स है। डिटर्जेंट अगर महंगा हो जाएगा तो आप कपड़े धोना छोड़ नहीं देंगे, सिर्फ ये करेंगे कि शायद उसके यूज को थोड़ा सा कम करने और उसको मैनेज करने, ताकि आप अपने अफोर्डेबिलिटी की रेंज में उस खर्चे को पूरा करें। तो दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये याद रखें कि इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक कंज्यूमर गुड्स के साथ है, कि कंज्यूमर जो डे टू डे बेसिस पर चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वो इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड हुआ सपोज 3%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 15%। या ऑल्टरनेटिवली परसेंटेज चेंज इन प्राइस 3% से डिमांड कम हुई, जबकि 15% से प्राइस जो है वो बढ़ी थी। अब परसेंटेज चेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू न्यू, अब न्यू डिमांड हो सकती है, न्यू प्राइस हो सकती है, माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओ सॉरी ओल्ड प्राइस हो सकती है या ओल्ड डिमांड हो सकती है, डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100%। तो इस फार्मूले को यूज करके पहले आप स्टेप वन में प्राइस इलास्टिक परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप दूसरे स्टेप में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक होगा कि आपका जो पीईडी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ग्रेटर देन 1 है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है। फर्ज करें कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने प्राइसेस कम की 30% से, और उनकी डिमांड में इंक्रीज आ गया 40% से, तो इसे कहते हैं हाईली इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे डिमांड का इंक्रीज जो है वो प्राइस के चेंज से या प्राइस के डिक्रीज से ज़्यादा है। सिमिलरली इस तरह की प्रोडक्ट में जो डिमांड का डिक्रीज है वो भी प्राइस के इंक्रीज से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। दूसरा होता है हमारे पास पीईडी लेस देन 1। तो ये होता है इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कंज्यूमर गुड्स के साथ रिलेट करता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि 15% से फ्यूल प्राइसेस बढ़ी, लेकिन फ्यूल की डिमांड जो है वो 3% से कम हुई है। तीसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। पीडी इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जितने परसेंट से हमने प्राइस को चेंज किया उतने परसेंट से ही डिमांड भी चेंज हुई। अगर हमने प्राइस को 5% से कम किया तो डिमांड भी 5% से कम हुई। अगर हमने प्राइस को 5% से बढ़ा दिया तो डिमांड भी 5% से बढ़ गई। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी में बी एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो वो कह रहे हैं कि ये जीरो से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है। दिस इज द साइन ऑफ द इंफिनिटी। Value of elasticity: if the result of formula in absolute terms is less than 1, the demand is inelastic। ये वाली सिचुएशन है कि अगर ये लेस देन 1 है तो इसे कहेंगे कि ये inelastic है। जहां पर ये ग्रेटर देन 1 होगा, एब्सोल्यूट टर्म इज ग्रेटर देन 1, इसको कहेंगे कि ये इलास्टिक है। Where demand is inelastic, prices can be raised without significantly affecting demand. If demand is elastic, a decrease in price will result in increase in volume। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी
कि 30% से ब्रांडेड प्रोडक्ट ने अपनी प्राइसेस कम की तो 40% से उसकी डिमांड में इंक्रीज आ गया। इसके बाद आता है जी फैक्टर्स डिटरमिनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर है जी इनकम का फैक्टर। इनकम जो है वो डिमांड को बढ़ाती है या कम करती है। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो एज अ रिजल्ट हमारी डिमांड में इंक्रीज आएगा, बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। बाज मरतबा एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि वो इकोनॉमीज जिनमें इन्फ्लेशन आ रहा होता है, जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज होती हैं, उनमें अक्सर चीज़ों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी डिमांड की वजह से अगर लोगों की इनकम भी, और चंद लोगों की इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ जाएगी। If a good takes up a lower percentage of customer income, customer will be less sensitive to price rises. आप ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है वो आपके टोटल इनकम का 1% है, तो अगर फर्ज करें उसकी प्राइस में थोड़ा इंक्रीज भी आ गया, तो अब वो आपकी टोटल इनकम के 1% की जगह 1.1% हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऐसी चीज है जो कि हाउस रेंट है, या किसी के बच्चों की फीसें हैं, या कोई हाउस होल्ड यूटिलिटीज हैं, या कोई ग्रॉसरीज हैं, जो कि लोगों की इनकम का 20% 25% है, तो वहां पर अगर 10-15% का 20% का इंक्रीज आएगा तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा फील होगा और वो बहुत बुरी तरह से हिट करता है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि ये प्राइसेस को बढ़ा रहा है। कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन की वजह से। और फिर डिमांड इफेक्ट होगी उन लोगों की तरफ से जिनकी इनकम इस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रही। अगर लोगों के एक्सपेंसेस 20 या 30% से बढ़ेंगे, लेकिन अगर इनकम इस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगी, तो फिर वो अपनी डिमांड को मैनेज करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो हाई वैल्यू आइटम है, जो ब्रांडेड गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनको ग्रेजुअली वो अपनी परचेजिंग लिस्ट से निकालना शुरू कर देंगे। Degree of necessity and essential item, for example, medicine, will still have to be bought even if the price rises. अब ये क्या है, ये नए कंज्यूमर गुड में चले गई, या नेसेसिटी आ गई, या लाइफ सेविंग चीज में चली गई। तो जहां लाइफ सेविंग का मैटर आ गया तो वहां पे लोग क्या करेंगे, प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे और उनकी प्रेफरेंस होगी कि वो ये चीजें परचेज करें। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी है, मार्केट में क्या सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं? इफ देयर आर फ्यू ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट गुड्स और सर्विसेज, देयर विल बी अ स्मॉलर फॉल इन द डिमांड इफ प्राइस राइजेस। अगर तो मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट्स नहीं है, सब्सटीट्यूट मैंने आपको बता दिया कि जो कंपेटिटर नहीं है, हमसे थोड़ी सी लो क्वालिटी की, लो लेवल की प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, इसीलिए वो कम पैसे चार्ज कर रहा है। लेकिन ये कि उसे पता है कि वो हाई प्राइस चार्ज कर नहीं सकता, लेकिन ये कि वो आपकी ज़रूरत पूरी कर देगा, वो कम प्राइस चार्ज करके जो आपकी नीड एज अ कस्टमर उसे फुलफिल कर रहा है। और बहुत सारे कस्टमर्स की अगर तो वो ज़रूरत पूरी हो रही है तो वो ग्रेजुअली मेन प्रोडक्ट से हट के तो अल्टरनेटिव पे या सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे। तो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट हैं ही कम, तो फिर तो हमारी डिमांड पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने से। लेकिन अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे तो फिर डेफिनेटली हमारी जो डिमांड है वो फॉल कर देगी। इसके बाद आता है जी ऑप्टिमल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल प्राइसिंग। ऑप्टिमल का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। हम कहते हैं जी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्लान। ऑप्टिमल प्राइसिंग मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइसिंग। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस डिटरमिन करनी है, या हमने वो दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक होती है प्राइस और दूसरी होती है क्वांटिटी, कि हमें ऑप्टिमल क्वांटिटी और ऑप्टिमल प्राइस, ये दो चीजें चाहिए कि कितने यूनिट्स बेचूं और किस कीमत पे बेचूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा।
It is possible to try to estimate the optimal selling price by combining an analysis of both cost and demand factors. The selling price is designed to maximize short-term profitability. सेलिंग प्राइस जो है वो हम डिजाइन करेंगे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए. Estimate the demand equation. The demand equation shows the relationship between the price charged for a product and the subsequent demand for that product. When demand is linear, जहाँ पे demand linear होगी, the equation for a demand is P is equal to A minus BQ. कि demand equation जो है वो P is equal to A minus PQ है. प्राइस क्या है जी? प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, या हम कह सकते हैं कि करंट सेलिंग प्राइस. क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस. कि क्वांटिटी जो है इस प्राइस पर हम डिमांड कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, करंट क्वांटिटी की बात हो रही है. ए का मतलब होता है वो मैक्सिमम प्राइस जहां पे हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी. और बी जो है वो कहता है चेंज इन प्राइस रिक्वायर्ड टू चेंज इन डिमांड बाय यूनिट. ऑल्टरनेटिवली आप बी के लिए फार्मूले की शेप लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड. तो ये बी का फार्मूला होता है. अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है ऑप्टिमल प्राइस और ऑप्टिमल क्वांटिटी. Current price of a product is $12. At this price, company is selling 60 items a month. One month, the company decides to raise the price to $15, but only 45 items are sold at this price. Determine the demand equation, which is assumed to be straight line equation. अच्छा जी. अब पहली चीज क्या है? पहली तो आपने फाइंड आउट करनी है. स्टेप नंबर वन बेसिकली होता है हमारे पास कि हमने ए फाइंड आउट करना है. लेकिन इस ए में हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. अभी मैंने फार्मूला लिखा था कि बी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड. तो उसने आपको क्वेश्चन में कहा कि अगर 12 से बढ़ा के प्राइस को 15 पे लेके चला जाऊंगा, तो इट मीन्स कि $3 का चेंज आ जाएगा प्राइस में, जिससे मेरी जो डिमांड है वो 60 से कम होकर 45 पे आ जाएगी. तो 15 यूनिट्स का चेंज आ जाएगा मेरी डिमांड में. तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने बी सॉल्व किया. 3/15 किया कि बी कितना है? बी 0.2 है. अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? अब आप ए फाइंड आउट करेंगे. पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. अब पी की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे? करंट प्राइस. ये $12 प्रेजेंट करता है करंट प्राइस को, इज इक्वल टू ए. इस स्टेप में हमने बेसिकली ए फाइंड आउट करना है जहां पर हमारी डिमांड जीरो होगी. ये वो मैक्सिमम प्राइस है जहां पर डिमांड जीरो हो जाएगी. माइनस बी. बी हमने इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया 0.2 इंटू क्यू. क्यू आ गया क्वांटिटी डिमांडेड 60. तो पी इज 12 इज इक्वल टू ए माइनस 12 आ गया 16 टू 0.2 करके. और जब आपने इसकी जगह चेंज कर दी -12 थी, तो ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इज इक्वल टू 24. इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है वो प्राइस है $24 जहां पे हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी. अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें तो हमने क्या कहा है कि हर $3 से हमारी डिमांड बढ़ेगी. तो हमारी जो डिमांड है, सॉरी, हर $3 से हमारी प्राइस जब बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड है वो 15 यूनिट से फॉल कर देगी. अभी आपकी प्राइस है 12. अगर ये 24 पे चली जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल हो रही है. लेकिन अगर आप इसको समझें तो डबल तो हो रही है. इस डबल को 12 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो 4 टाइम्स आप अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे $3 के हिसाब से. और हर $3 का चेंज क्या करेगा? आपकी 15 यूनिट से डिमांड को कम कर देगा. तो और आपको आइडियली किधर लेके चला जाएगा? जीरो पे लेके चला जाएगा. तो अभी क्या है जी, आपके पास डिमांड है इस वक्त 60.
हर $3 के बढ़ने की वजह से 15 यूनिट से जो आपकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो 60/15 करें तो 4 टाइम्स ही आ जाता है। तो ये भी 4 टाइम्स और 4 टाइम्स इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स ऑल्टरनेटिव ये बात हमने प्रूव कर ली कि अगर मैं अपनी कीमत जो है वो $3 से बढ़ाता रहूं और $15 से डिमांड मेरी कम करता रहूं तो $24 की प्राइस पर मेरी डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी। द डिमांड इक्वेशन इज देयर फोर। अब हमने क्या किया, इस प्राइस की इक्वेशन में ए तो फाइंड आउट कर दिया, ए की जगह 24 लिख लिया, 0.2 हमारे पास बी है और क्यू अब हमने फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को बनाने का मकसद ये है कि अब आपने ऑप्टिमल प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब ये वाली प्राइस यूज नहीं करनी क्योंकि ये करंट प्राइस है। आप जो प्राइस ढूंढ रहे हैं वो ऑप्टिमल है, जिसको आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहते हैं। और क्यू भी कैलकुलेट करना है। अब ये 60 यूज नहीं करना बल्कि ऑप्टिमल क्वांटिटी यूज करना है या ऑप्टिमल क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। और ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। अभी हम समझते हैं कि 12 और 60 प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है। हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या 12 और 60 ही वापस आएगा या कोई और आंसर हमारे पास आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, check your equation. We can check this by finding q is when p is 15। अब आप बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला यही वाला यूज कर रहे हैं, p is equal to a minus b q। तो p is 15, price is 15 is equal to 24 is a 0.2 q। इसके बाद क्या आया जी, 0.22 हमने जगह चेंज कर दी तो क्वांटिटी हमारे पास 45 आ गई। इसको सॉल्व करने की एक और अप्रोच भी होती है जिसको हम कहते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। और इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू की जगह पर उसकी इक्वेशन रखी जाती है जो कि ये वाली इक्वेशन है, ए माइनस टू बी क्यू इज इक्वल टू एम सी की जगह पर रखा जाता होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम देखते हैं कि क्या हमें इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट प्रोवाइडेड है। इस क्वेश्चन में आपको दो प्राइसेस दी हुई हैं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई, जिस वजह से आप इस इक्वेशन से ऑप्टिमल क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम इस इक्वेशन से भी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिकली इक्वेशन यूज होती है क्यू फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड स्टेप में, पिछले स्टेप में तो आपने प्राइस फाइंड आउट कर ली, ए फाइंड आउट कर ली प्राइस, जहां पे आपकी डिमांड जो है वो 0 होगी। अब अगले स्टेप में आपने कैलकुलेट करनी होती है क्वांटिटी, जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कैलकुलेट इस इक्वेशन से भी क्वांटिटी ही की जा रही है, लेकिन ये प्राइस की इक्वेशन यूज करके क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है। ये कौन सी इक्वेशन यूज की गई है, ये P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू को ही यूज किया गया है, जहां पे आपको बता दिया गया है कि प्राइस आपने बढ़ा के कर दी है 15, ए आपके पास है 24, बी आपके पास है 0.2 और क्यू आपने कैलकुलेट करना है। तो मैथमेटिकल वर्किंग्स करके आपने क्वांटिटी क्यू फाइंड आउट कर ली कि 15 को आपने यहाँ पे 24 इधर ला के माइनस कर दिया, ये -2 क्यू था। फिर -9 को डिवाइड कर दिया -0.2 से, इज इक्वल टू क्यू हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया और क्यू हमारे पास 45 यूनिट्स आ गए। मीन्स हमारी जो ऑप्टिमल क्वांटिटी आई है वो ऑप्टिमल क्वांटिटी 45 है।
तीसरे स्टेप में आम तौर पे हमने यही इक्वेशन यूज करनी होती है जिसमें हमने दोबारा से प्राइस कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा से प्राइस P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू को यूज करके। ए 24 है, बी 0.2 है। क्योंकि हम ऑप्टिमल क्वांटिटी 45 कैलकुलेट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस 15, तो इसलिए अब हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राइस 15 ही आएगा। ये आपको समझने के लिए या ये अप्रोच आपको हेल्प करती है अक्सर एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे पास कम वक्त होता है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो इस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम इस फार्मूले से सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 15 ही आना है। आप देख सकते हैं 24 माइनस 45 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से तो 9, तो यहाँ आपके पास $15 ही आंसर आना है प्राइस। ऑलरेडी हमें पता चल चुका था कि $15 अगर हमारी प्राइस पे 45 ऑप्टिमल क्वांटिटी है तो इट मीन्स $15 इज आर ऑप्टिमल प्राइस। लेकिन इससे कंक्लूड क्या हुआ कि अगर आप $15 पर 45 यूनिट्स बेचेंगे तो आप बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे होंगे। ये मैक्सिमम प्रॉफिट की इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमल प्राइस और ऑप्टिमल क्वांटिटी। आगे आता है जी एस्टिमेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू। कि मार्जिनल रेवेन्यू आपने एस्टिमेट करनी है। It is worthwhile for a company to sell further units when the increase in revenue gained from the sale of next unit। जो मैंने अभी आपसे कहा कि marginal revenue means what? Sale of products or increase in total revenue due to sale of one additional unit is marginal revenue. And marginal cost is what? Increase in total variable cost due to production of one additional unit. Marginal revenue is determined by the demand curve and can be expressed as an equation that is like the demand equation। और equation मैंने आपको पहले भी लिख दी कि marginal revenue की basically equation है क्या? A minus 2BQ। टू यहाँ पे कांस्टेंट है, ए वो प्राइस है जिस पे डिमांड जीरो होगी, बी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड है, और क्यू क्या है? क्यू हमने इसमें फाइंड आउट करना होता है जिसको हम ऑप्टिमल सेल्स क्वांटिटी कहते हैं या ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी कहते हैं। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, एम आर इज इक्वल टू ए माइनस पी क्यू, और ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी हुई है इस सारी इक्वेशन की। इसके बाद जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द मार्जिनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग अनदर यूनिट विल कंटिन्यूली फॉल as output rises. There will be a point at which it is not worth cutting the price any further because the revenue generated by selling another unit is below the marginal cost। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो थ्योरी है ना, प्राइस कम करते रहो डिमांड बढ़ती रहेगी, ये एक सर्टेन लेवल तक अप्लाई होगी। एक जगह पे जाके इसने क्या करना है, रुक जाना। और फिर आपके प्राइस कम करने का आपको फायदा नहीं होना बल्कि नुकसान होना, और आपकी प्राइस आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से कम हो जाएगी, और शायद यूनिट्स भी उस प्रोपोर्शन से नहीं अब बढ़ेंगे जिस प्रोपोर्शन से आप सेल्स की इंक्रीज एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा ऑप्टिमल लेवल फाइंड आउट करें जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए और हम ऑप्टिमल क्वांटिटी बेच के अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट विल कंटिन्यू to be maximized only up to the output level where marginal cost has risen to be exactly equal to marginal revenue। मार्जिनल कॉस्ट एग्जैक्टली उस लेवल तक बढ़ चुकी है जहां तक मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ी है। हमने कहा इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। At this point, the selling price is said to be optimal selling price. Optimal means profit maximizing.
बिकॉज इट इज द प्राइस एट विच प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। इसके बाद आता है डिटरमिनिंग द ऑप्टिमल प्राइस यूजिंग इक्वेशंस। इक्वेशन फॉर मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑप्टिमल प्राइस। Marginal cost is the extra cost of producing one extra unit, while marginal revenue is the extra unit revenue from the selling of one extra unit. The following approach should be used. Determine the demand function. सबसे पहले तो हमने अपना demand function determine करना है। Make the MR equation equal to MC. डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं? P is equal to A minus BQ को कहते हैं, जिसमें आपने पहले पुट करनी है करंट सेलिंग प्राइस। ए ए वो प्राइस है जहाँ पे डिमांड जीरो होगी, ये फाइंड आउट करना है। बी जो है वो चेंज इन प्राइस को डिवाइड करना है चेंज इन डिमांड के साथ, और क्यू जो है वो करंट सेल्स डिमांड है। इसके बाद आपने इक्वेशन बनानी है एम आर इज इक्वल टू एम सी की, और एम आर की इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि ए माइनस टू बी क्यू है, और इसकी जगह पे क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे इसकी जगह पे आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन स्टेप वन इनटू एम आर। ये अभी हमने आपसे कहा कि आपको बेसिकली क्या करना है, थर्ड स्टेप, इस स्टेप में जाके इक्वेशन बनाने के बाद या थर्ड स्टेप में आपने क्यू फाइंड आउट करना है। और क्यू क्या है? क्यू ऑप्टिमल सेल्स क्वांटिटी है, कि आपको बेसिकली वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। टेक द क्वांटिटी इन द स्टेप थ्री, और अब आपने आगे जाके वंस अगेन यही इक्वेशन फॉलो की, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अब आप प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसको ऑप्टिमल प्राइस कहते हैं। ए आप स्टेप नंबर वन में कैलकुलेट कर चुके हैं। बी आपको पता है कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड है। और क्यू आप ऑलरेडी अपने पास स्टेप टू में डिटरमिन कर चुके हैं। ये जिसको आप ऑप्टिमल सेल्स क्वांटिटी कहेंगे, वो यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो ऑप्टिमल प्राइस आ जाएगी। ये वो प्राइस होगी जिस पे हमारी डिमांड जो है वो मैक्सिमम हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि फर्म चार्जेस $18 पर यूनिट for its product. At this price, it sells 17,000 units. Research has shown that when the prices were changed by $1 per unit, sales changed by 2,000 units. तो ये आपके पास B आ गया कि B is equal to 1 divided by 2,000. प्रोडक्ट हैज कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट, इस दफा वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दी है $5। Demand function is given by P is equal to A minus BQ, and marginal revenue is A minus 2BQ. Determine the price to be charged to maximum profit. करंट प्राइस 18 है जी, करंट डिमांड 17 है। एक 1 डिवाइडेड बाई 2000 का बी का रिलेशनशिप है, और वेरिएबल कॉस्ट 5 है। P is equal to A minus BQ। अब हमने सबसे पहले जो बी फाइंड आउट कर लिया, ये हमें पता चल गया कि 0.0005 है। करंट प्राइस 18 है, इज इक्वल टू ए माइनस बी 0.0005 इंटू क्यू 17,000। ए क्या होगा जी? ए 26.5 है, जहां पर आपकी डिमांड जीरो होगी, वेयर डिमांड विल बी जीरो। P इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है? अब आपने P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू की इक्वेशन बना ली, ए आपके पास आ गया। अब स्टेप टू में गए, और स्टेप टू है एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर की जगह पे क्या आएगा? ए माइनस टू बी क्यू लिख लें या टू बी एक्स लिख लें, ए की बात है। मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास 5,
तो अब आप इक्वेशन बना रहे हैं, ए की जगह पे आ रहा है 26.5, बी की जगह पे आ रहा है 0.001। क्यों? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। मीन्स मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू है 26.25 माइनस 2 इंटू पॉइंट 0005, ये जो बी की वैल्यू है, 0.005, क्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट है 5, 26.5 माइनस 2 इंटू पॉइंट 0005 0.001 क्यू इज इक्वल टू $5 माइनस 0.001 क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 26.5, क्यू इज इक्वल टू -21.5, 5 को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय -0.001, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू 21,500 हमारे पास आ गई ऑप्टिमल क्वांटिटी। Take the quantity found in step 3 and put this into the demand function to find the price that should be charged. अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। A is 26.5 माइनस बी इज 0.0005। कौन सी इक्वेशन? वही जो पहले आपने इक्वेशन पढ़ी है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू स्टेप 1 में। पहले इससे ए फाइंड आउट किया था, अब इससे प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 15.75 इज द प्राइस जहां पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और 21,500 इज द क्वांटिटी जहां पर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम है। आप इसको ऑल्टरनेटिवली सॉल्व भी कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 26.5 माइनस 21,500 इंटू पॉइंट 0005, 10.75 हमने माइनस कर दिया, तो 15.75 हमारे पास आ गई ऑप्टिमल प्राइस। तो ये है जी कॉन्सेप्ट हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट।